सबसे पहला प्रश्न है हमारा, मुलिंगला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? ऑप्शन है आपके सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड, लद्दाख। सबसे पहले जानते हैं कि दर्रा क्या होते हैं। तो पर्वतों के बीच संकरे प्राकृतिक मार्ग जिससे होकर के पर्वतों को पार किया जा सकता है, उन्हें दर्रा कहते हैं। ये मुख्य रूप से जितने भी पहाड़ी राज्य हैं भारत में, उन सभी राज्यों में पाए जाते हैं। तो मुलिंगला, और चूंकि वो क्षेत्र विशेष के अनुसार इन दर्रों को कुछ नाम दिया जाता है। तो इसी प्रकार से ये प्रश्न है, मुलिंगला दर्रा का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। मुलिंगला दर्रा जो है वो उत्तराखंड राज्य में है और इसका सही उत्तर उत्तराखंड है। इसके अलावा मुलिंगला के अलावा मानाला और नीति दर्रा जो काफ़ी प्रसिद्ध है, जो वो भी उत्तराखंड में स्थित है और यह बृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ये इसी प्रकार का पास जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पहाड़ी क्षेत्रों में, इसी को हम लोग दर्रा कहते हैं, जब तो पहाड़ी के बीच से संकरे रास्ते से इस पार से उस पार जाने का एक रास्ता तैयार होता है। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। टोंस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो टोंस नदी के लिए ऑप्शन है चंबल, यमुना, दामोदर, सोन। तो टोंस नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है। टोंस नदी यमुना की सहायक नदी है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, सेंगर, रिहिंद यमुना की अन्य प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। बिहार जलप्रपात यह टोंस नदी पर ही स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर है। तो टोंस नदी को लेकर के प्रश्न पूछे गए हैं पहले भी, तो इसलिए याद रख सकते हैं कि यमुना की यह प्रमुख सहायक नदी है। इसके अलावा भी अन्य सहायक नदियां हैं जिसके नाम यहाँ दिए गए हैं, इन्हें भी आप निश्चित रूप से याद रखेंगे, आने वाले प्रश्नों में पूछा जा सकता है। दुग्धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है मांडवी, नर्मदा, चंबल, शरावती। इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी पर। दूधधारा, कपिलधारा आदि जलप्रपात जो है वो इसी नर्मदा नदी पर स्थित है। आइए इसके विषय में और जानते हैं। दुग्धधारा, कपिलधारा, धुआंधार जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह नर्मदा नदी पर बना हुआ है और ये अमरकंटक के पास जो है स्थित है। यहाँ पर बहुत ही एक प्राकृतिक मनोरम दृश्य उत्पन्न होता है, जिसके कारण यह एक पर्यटन का केंद्र भी माना जाता है। आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? ऑप्शन है हेमेटाइट, सीडेराइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। इसका सही उत्तर है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो अयस्क होता है वो सबसे उत्तम कोटि का अयस्क माना जाता है। इसमें धातु अंश लगभग 70% तक पाया जाता है, जिसके कारण इसे सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सर्वाधिक अंश वाला लौह अयस्क माना जाता है। इसके बाद हेमेटाइट का स्थान आता है, इसके बाद लिमोनाइट और सीडेराइट सबसे लास्ट में आते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। इसका सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान राज्य में भेड़ों की संख्या सर्वाधिक है। इसके अलावा ऊंट का पालन भी सर्वाधिक होता है। भेड़ों के पालन के क्रम में उनसे प्राप्त होने वाले ऊनों से ही स्वेटर और अन्य सामान जो है वो बनाए जाते हैं। तो राजस्थान में हर साल लगभग 15 मिलियन टन ऊन का उत्पादन होता है। यहाँ कई प्रकार के नस्लों की भेड़ भी पाई जाती है, जिसके कारण भारत में राजस्थान सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादक राज्य में जाना जाता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को मगध का सम्राट कहा है? ऑप्शन है मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, भाब्रू अभिलेख, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है वो है भाब्रू अभिलेख। भाब्रू अभिलेख में स्वयं को जो है मगधाधिराज कह करके अशोक ने संबोधित किया है। यह भाब्रू अभिलेख कहाँ है? तो यह राजस्थान के जयपुर जिले के विराट नगर में स्थित है और यहाँ पर उन्होंने ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए स्वयं को मगधीराज कह करके संबोधित किया है। यह अभिलेख जो है वो पाली भाषा में लिखा गया है। आते हैं, दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? दशावतार मंदिर आप जानते हैं ये काफ़ी प्रसिद्ध है। इसका निर्माण किस काल में हुआ था? ऑप्शन है गुप्त काल, मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल, कुषाण काल। इसका सही उत्तर है गुप्त काल। गुप्त काल के दौरान ही दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ था। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर के देवगढ़ में स्थित है। तो देवगढ़ का यह जो है दशावतार मंदिर काफ़ी चर्चित भी है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके अलावा आप इसे याद रखेंगे कि गुप्त काल के दौरान के प्रमुख कलाकृतियों में इसका नाम आता है। ये चित्र जो देख रहे हैं ये दशावतार मंदिर के रूप में ही है। इसमें विष्णु के 10वें अवतार को दर्शाया गया है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया बेगम, बलबन, इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध अरबी सिक्के चलाने का जो श्रेय है वो वास्तव में जाता है इल्तुतमिश को, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं।
इल्तुतमिश द्वारा शुद्ध अरबी सिक्के चलाए गए थे। इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल भी चलाया था, जिसके कारण यह चर्चित हुआ था। इसके अलावा इल्तुतमिश के बारे में आप जान लेंगे कि ये दास वंश का एक प्रमुख शासक था, जो 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक दास वंश का शासक रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक की जब 1210 में मृत्यु हुई थी, उसके बीच में एक शासक आता है आराम शाह। इसी आराम शाह के गद्दी से हटाते हुए वह जो है 1211 ईस्वी में शासक बना था और 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक शासक रहा। आते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था? ऑप्शन है सी पार्कर, अल्फ्रेड वेगनर, हैरी हेंस, एस वाई मैकेंजी। इसका सही उत्तर है अल्फ्रेड वेगनर। वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत काफ़ी प्रचलित भी है और वर्तमान में ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर द्वारा 1912 ईस्वी में दिया गया था। महासागर तथा महाद्वीपीय जो पृथ्वी के दो महत्वपूर्ण भाग हैं, वर्तमान में पृथ्वी के लगभग 71% भाग पे महासागर यानी जल और लगभग 29% भाग पर जो है वो महाद्वीप का विस्तार है। लेकिन अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार एक समय था जब पृथ्वी पर सभी स्थलीय भाग एक साथ थे और सभी जलीय भाग एक साथ। स्थलीय भागों को पेंजिया तथा जलीय भागों को पेंथलासा कहा जाता था। बाद में विभिन्न शक्तियों के कारण इन स्थलीय भागों का विखंडन हुआ और ये अलग अलग महाद्वीप के रूप में स्थापित हो गए। आते हैं 10वें प्रश्न की ओर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा, पेरियार। तो नागार्जुन सागर जो है वो है कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह परियोजना सिंचाई एवं विद्युत जल उत्पादन से संबंधित है। अलमाटी परियोजना, श्रीशैलम परियोजना आदि भी कृष्णा नदी से संबंधित है। आते हैं 11वें प्रश्न की ओर। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का संबंध जो है वो हिमाचल प्रदेश से है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में स्थित है। इस पार्क में भालू, हिम तेंदुए आदि पाए जाते हैं। इस नेशनल पार्क को 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। इसके अलावा यह जो पार्क है वो अपने बायोडाइवर्सिटी के लिए दुनिया में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। आते हैं 12वें प्रश्न की ओर। केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित एम पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो पुंछी आयोग का जो संबंध है, इनका पूरा नाम है मदन मोहन पुंछी। इनके अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी जिसे पुंछी आयोग के नाम से जाना जाता है। इसका गठन 2007 ईस्वी में किया गया था। आइए जानते हैं इसके विषय में। केंद्र और राज्यों को संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कई बार अलग अलग आयोग गठित हुए, जैसे प्रशासनिक सुधार आयोग 1969, राजा मन्नार आयोग 1969, सरकारिया आयोग जो कि काफ़ी चर्चित है और कई बार प्रश्न में आया है, ये 1983 में गठित हुआ था और 1987 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, तो ये काफ़ी चर्चित रहता है। इसके अलावा लास्ट में एम पुंछी आयोग का गठन 2007 में किया गया। इस आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट 2010 में दी गई थी, जिसमें मुख्य रूप से केंद्र और राज्य के संबंधों को बेहतर बनाने संबंधी सुझाव दिया गया था। आते हैं 13वें प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 160। तो वास्तव में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है, जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसके अलावा आर्टिकल 159 के तहत राज्यपाल अपना शपथ ग्रहण करते हैं। राज्यपाल कौन होते हैं? तो राज्यपाल जो है वो राज्य की कार्यपालिका के पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी राज्य की कार्यपालिका के सबसे हेड राज्यपाल होते हैं। आते हैं 14वें प्रश्न की ओर। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा का कोई वरिष्ठ सदस्य। इसका सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। वास्तव में जब संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है तो उसके विषय में थोड़ा सा जान लें। आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि किसी सामान्य विधेयक पर यदि संतुलन नहीं स्थापित होता है तो राज्यसभा एवं लोकसभा की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। जब ये बैठक बुलाई जाती है तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही इसकी अध्यक्षता की जाती है।
यह अधिकार जो है 118 के चौथे खंड के तहत जो है यह प्राप्त है। भारतीय संसद में अब तक जो है मात्र 3 बार ही संयुक्त बैठक बुलाई गई है, यानी यह बहुत ही विभिन्न विकेट या कुछ ही ऐसे परिस्थितियों में बुलाया जाता है जब राष्ट्रपति को लगता है कि इस विधेयक के संबंध में यह बुलाना आवश्यक है। आते हैं 15वें प्रश्न की ओर। संसद के सत्रारंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितनी समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किए जाना चाहिए? ऑप्शन है 14 दिन, 6 सप्ताह, 6 माह, 1 वर्ष। इसका सही उत्तर है 6 सप्ताह। आपको मैं इस संबंध में पहले बता दूं कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश तभी जारी किया जाता है जब लोकसभा और राज्यसभा की बैठक नहीं चल रही हो। ऐसी स्थिति में यदि कोई कानून बनाना अति आवश्यक होता है तो अध्यादेश के द्वारा इसे पारित कर दिया जाता है। आर्टिकल 123 के तहत यह अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसके तहत जब यह अध्यादेश जारी हो जाता है तो पुनः जब सत्र प्रारंभ होता है लोकसभा और राज्यसभा की, तो 6 सप्ताह के अंदर इसके द्वारा ये पारित होना अनिवार्य है, नहीं तो यह जो अध्यादेश है वो रद्द मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार से 6 सप्ताह का समय मिलता है इसे पारित करने के लिए। 16वें प्रश्न में आते हैं। सरकार की संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है आयरलैंड, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। पढ़ा होगा आपने कि आयरलैंड के कनाडा के संविधान से जो है वो संघीय व्यवस्था ली गई है। केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां एवं संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण संबंधी प्रावधान भी भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो जो संघीय व्यवस्था है वो मुख्य रूप से कनाडा से प्रेरित माना जाता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका सही उत्तर है 1892। 1892 के अनुसार ही भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली शुरू की गई थी और इसके तहत जो है इस अधिनियम के अंतर्गत वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने एवं प्रश्न पूछने की शक्ति भी दी गई थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये आप याद रखेंगे कि अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा शुरू हुई थी। 18वां प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपको पता है कि संविधान को चलाने के लिए कई समितियां जो है बनाई गई थी। इस क्रम में इन समितियों के लिए अलग अलग अध्यक्ष और अलग अलग कमेटी बनाई गई थी। तो उसी में से एक महत्वपूर्ण था संचालन समिति। आइए देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर। इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के गठन के बाद जो है मुख्य रूप से इसके अध्यक्ष के चुनाव की बारी आई थी। तो पहले सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आइए कुछ अन्य संचालन समितियों को देखते हैं, जिसमें नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू थे। आते हैं 19वें प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए 69, ऑप्शन बी 88, ऑप्शन सी 89, ऑप्शन डी 91। इसका सही उत्तर है 91वां संविधान संशोधन। वास्तव में पहले संविधान संशोधन इसलिए किया गया क्योंकि पहले दल बदल के तहत जो है विभिन्न दलों को इस लालच में ही शामिल कर लिया जाता था कि उन्हें मंत्रिपरिषद में हिस्सा दिया जाएगा। इसके लिए यह एक प्रावधान किया गया कि संविधान में 51वां संविधान संशोधन 2003 में लाया गया। इसके द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या कुल सीटों के 15% से अधिक नहीं हो सकता है। यह भी मुख्य रूप से लोकसभा यानी निचले सदन से 15% से अधिक नहीं हो सकता है। राज्यों के लिए भी क्राइटेरिया यही बनाई गई, लेकिन राज्यों में मिनिमम मंत्रियों की संख्या जो है कम से कम 12 होनी चाहिए। आते हैं 20वें प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 18 अप्रैल, 24 अप्रैल, 18 मई, 22 जून। इसका सही उत्तर है 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस।
तो पंचायती राज दिवस मनाने की शुरुआत जो है वह 2010 में किया गया था। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, तो आइए जानते हैं। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन जो है वो अस्तित्व में आया था, जिसके कारण 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21वां प्रश्न है, अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी बांसुरी, ऑप्शन सी वीणा, ऑप्शन डी सरोद। इसका सही उत्तर है सरोद वादन। अमजद अली खां का संबंध सरोद वादन से है। कुछ प्रमुख सरोद वादकों में अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, बुद्धसेन दास गुप्ता आदि शामिल है। 22वां प्रश्न है, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो स्वर्णिम पैगोडा का देश जो है, ऑप्शन है चीन, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान। इसका सही उत्तर है म्यांमार को कहा जाता है। म्यांमार में बड़ी संख्या में बौद्ध स्तूप है या फिर बौद्ध के जो है पूजा स्थल है वो बहुत ज़्यादा है, जिन्हें चैत्य कहा जाता है। इन चैत्यों पर स्वर्णिम गुंबद बनाए जाते हैं इस तरीके से, और सोने के कलर के ये बनाए जाते हैं। इन्हें पैगोडा भी कहा जाता है। इन्हीं पैगोडाओं की संख्या अधिक होने के कारण और इनका कलर स्वर्णिम होने के कारण स्वर्णिम पैगोडाओं का देश जो है वो म्यांमार को कहा जाता है। इसके अलावा अन्य भी आप पॉइंट याद रख सकते हैं, जिसमें स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को, पूर्व का मोती श्रीलंका को और एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। 23वें प्रश्न में आते हैं, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया जाता है। जो निजी बैंक होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना। ऐसे में गवर्नमेंट हिस्सेदारी करती है और बैंक में, और इसका मूल उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं रह जाता है, बल्कि देश के आर्थिक गतिविधियों में विकासात्मक पृष्ठभूमि को जोड़ना मुख्य रूप से शामिल हो जाता है। इन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित होकर के भारत में जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसमें सबसे पहले 14 बैंकों का और फिर बाद में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। छठी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है वो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। हालांकि भारत में सबसे पहले 1969 में 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था, जबकि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया था। वर्तमान में इन बैंकों को घटा करके मर्ज करके जो है बैंकों की संख्या को काफ़ी सीमित कर दिया गया है। 24वें प्रश्न की ओर आते हैं, भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो आपको पता है कि योजना आयोग एक सलाहकारी संस्था थी, जिसका गठन मुख्य रूप से सलाह देने के लिए किया गया था। हालांकि वर्तमान में इस आयोग को समाप्त करते हुए इसके जगह पर नीति आयोग शुरू किया गया है। आइए जानते हैं इसके संबंध में। तो केसी नियोगी वह समिति थी जिसके अनुशंसा पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की गठन किया गया था। वर्तमान में इस आयोग को समाप्त कर दिया गया है और इसके बदले में नीति आयोग शुरू की गई है, जो 2015 से कार्य करना शुरू कर चुका है। आते हैं 25वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? सेवा कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर, उपयुक्त सभी। तो सबसे पहले जानते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो उसी व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाता है जिस व्यक्ति पर वह कर लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर जो होता है उसमें वैसे व्यक्तियों द्वारा भुगतान किया जाता है जिस पर वो लगाया नहीं जाता है लेकिन उसे चुकाना पड़ता है। मुख्य रूप से वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला कर जो होता है वो अप्रत्यक्ष कर होता है, जबकि किसी व्यक्ति विशेष पर लगने वाला कर वो जो है वो प्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर विशेष रूप से अमीरों को चुकाना पड़ता है, अप्रत्यक्ष मुख्य रूप से मध्यम वर्ग और गरीबों पर भार पड़ता है। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो सबसे पहले ये सभी जो है ये उदाहरण है अप्रत्यक्ष कर के। सेवा कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क आदि अप्रत्यक्ष कर के हिस्से हैं। इन करों को यहाँ पर फिगर वाइज आप देख सकते हैं। प्रत्यक्ष कर में आयकर, निगम कर, मृत्यु कर, उपहार कर आदि प्रमुख रूप से शामिल है, जबकि अप्रत्यक्ष करों में बिक्री कर, आयात निर्यात पर कर, उत्पादन कर, मनोरंजन कर, सेवा कर आदि शामिल है। तो ये करों को याद रखेंगे, इनके परिभाषा को जरूर याद रखिएगा, उससे आपके प्रश्नों को बनाने में आसानी होगी। 26वें प्रश्न की ओर आते हैं। पर्यावरण से संबंधित प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यानी मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1972, 1975, 1987, 1997। इसका सही उत्तर है 1987। क्या है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आइए जानते हैं।
ओजोन परत को क्षीण करने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन तथा उपयोग पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से विश्व के कई देशों ने मिलकर 16 सितंबर 1887 मॉन्ट्रियल में एक प्रोटोकॉल बनाया, उस पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो चर्चा में आया। यानी ओजोन परत के क्षरण से रोकने के उद्देश्य से यह समझौता किया गया था। कई बार ये भी पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ओजोन परत के क्षरण से। बाद में चल करके इसी 16 सितंबर को जो है ओजोन परत के क्षरण को रोकने के संबंध में जागरूकता दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो ये याद रखेंगे कि पहली बैठक 1987 में हुई थी और बाद में इसी कारण से सितंबर 16 को जो है ओजोन परत दिवस भी मनाया जाता है। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपको पता है कि वैसे गैस जो पर्यावरण को गर्म करने में यानी पर्यावरण के जलवायु को गर्म करते हैं वे ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन के अनुसार इसका सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड। आइए जानते हैं कैसे। कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्टली पृथ्वी को अधिक गर्म नहीं करता है, जिसके कारण इसे ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, जबकि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि ग्रीन हाउस गैसों के प्रमुख उदाहरण हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों के यहाँ पे नाम और फिगर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसे निश्चित रूप से याद रखेंगे। ये इन्वायरमेंट सेक्शन में प्रश्नों में काफ़ी प्रसिद्ध प्रश्न है। 28वां प्रश्न है, जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल यूपीएससी में भी क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। इसका सही उत्तर जो है ये है ओडिशा। सिमलीपाल जैव मंडलीय क्षेत्र ओडिशा राज्य में स्थित है। कुछ प्रमुख जैव मंडलीय क्षेत्र की बात कर ले इस ऑप्शन के आधार पे, तो नीलगिरी तमिलनाडु, नंदा देवी उत्तराखंड, मानस असम में और सुंदरवन जो है वो पश्चिम बंगाल में। हालांकि बहुत सारे भारत में जो है ऐसे वन हैं जो संरक्षित किए जा रहे हैं। बात करें सिमलीपाल की, तो सिमलीपाल एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। यह एक हाथी अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है और ओडिशा राज्य के उत्तरी भाग में यह जो है स्थित है। आते हैं 29वें प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है हैदराबाद, विशाखापत्तनम, बेंगलुरु, श्रीहरिकोटा। इसका सही उत्तर है हैदराबाद। क्या है ये, आइए जानते हैं। तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी, वास्तव में इसे नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहा जाता है, यह हैदराबाद में स्थित है। सुदूर संवेदी एजेंसी का जो मुख्य कार्य होता है यह होता है उपग्रहों द्वारा प्राप्त जो संदेश होते हैं या चित्र होते हैं उनको उपयोगकर्ता या जनता तक पहुंचाना। तो यानी उपग्रहों से प्राप्त चित्रों का जो है उपयोगकर्ता के पास पहुंचाने के उद्देश्य से ही इसे स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। यह इसरो के अंदर ही कार्य करता है। आते हैं 30वें प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो सबसे पहले जानिए सदिश राशि और अदिश राशि क्या होते हैं। वैसे राशियां जिनमें परिमाण के साथ दिशा होती हैं वो सदिश राशि कहलाते हैं और जिनमें केवल परिमाण होता है वो अदिश राशि की श्रेणी में आते हैं। इसके एग्जाम्पल को निश्चित रूप से याद रखना चाहिए ताकि इससे जुड़े हुए प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकें। सदिश राशि के प्रमुख एग्जाम्पल है वेग, बल, संवेग आदि, जबकि अदिश राशि के बहुत सारे एग्जाम्पल है चाल, दूरी, आयतन, समय, ताप, दाब, ऊर्जा और विद्युत धारिता। तो ऑप्शन के आधार पर आप आसानी से समझ गए होंगे कि विद्युत धारिता जो है वो सदिश राशि नहीं है बल्कि यह एक अदिश राशि का एग्जाम्पल है, जबकि बल, बलाघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र यह जो है सदिश राशि के उदाहरण है। 31वें प्रश्न में आते हैं, यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? यानी ये एक पृथ्वी है और पृथ्वी का जो घूर्णन गति है, जिस गति से वो घूर्णन करती है और पूरे अपने 24 घंटे में दिन रात कर लेती है, यदि इसकी गति बढ़ा दी जाए और 22 घंटे में ही दिन रात होने लगे तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा। इसका सही उत्तर है घट जाएगा। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है कि यदि किसी गोल पिंड को अगर आप तेजी से घुमाएंगे तो इस पर रखे हुए वस्तु दूर जाने की कोशिश करेंगे, यानी अंदर की तरफ जो खिंचाव है गुरुत्वीय त्वरण उसका मान धीरे धीरे घट जाएगा और बाहरी फोर्स बढ़ने लगेगा। इस प्रकार से गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो घटने लगता है।
यदि इसकी गति स्लो हो जाएगी पृथ्वी की घूर्णन गति, तो क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा। आते हैं 32वें प्रश्न की ओर। जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन है 1, 2, 5, अनंत। इसका सही उत्तर है अनंत। वास्तव में जब दो समतल दर्पण एक सीध में रखे जाते हैं तो इसके बीच अगर कोई वस्तु रखी जाती है तो एक दूसरे में इसके प्रतिबिंब और फिर प्रतिबिंबों के प्रतिबिंब बनते चले जाते हैं। इसी कारण से प्रतिबिंबों की संख्या अनंत हो जाती है। तो दो समतल दर्पणों के बीच रखे गए किसी वस्तु के जो प्रतिबिंब होते हैं वह अनंत होते हैं। वर्णांधता नामक रोग, जिसे हम लोग कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बाइफोकल लेंस। ये मुख्य रूप से एक जेनेटिक बीमारी के रूप में जाना जाता है और इस बीमारी की जांच जो है मुख्य रूप से मेडिकल के दौरान किया जाता है। जो सेना या पुलिस से संबंधित जो जांच परीक्षा होती है मेडिकल की, उसमें इसका चेक किया जाता है। कलर ब्लाइंडनेस रोग को दूर करने के लिए कोई भी लेंस कारगर नहीं है, क्योंकि यह एक आनुवंशिक रोग है और इसे दूर नहीं किया जा सकता है। क्या होता है कलर ब्लाइंडनेस में, आइए देखते हैं। जैसे अगर आपके नॉर्मल आंखें हैं तो आप ग्रीन कलर, येलो कलर, रेड कलर को पहचान लेंगे, लेकिन अगर आपको जो है कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको सभी कलर लगभग एक जैसे दिखेंगे, यानी आप कलरों में अंतर नहीं क्रिएट कर पाएंगे, जिसके कारण यह स्पष्ट हो पाता है कि इन्हें कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है। जांच परीक्षण के दौरान भी यही जांच किया जाता है। आते हैं 34वें प्रश्न की ओर। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? ऑप्शन ए मुकुलन, विखंडन, कायिक जनन, पुनरुद्भवन। इसका सही उत्तर है अमीबा में जो अलैंगिक जनन का प्रयोग किया जाता है वह होता है द्विधाड़ी यानी बाइनरी विखंडन नामक अलैंगिक प्रजनन जो है वो पाया जाता है। तो इस तरह से इस प्रकार का इसका सही उत्तर जो है वो विखंडन। अमीबा में विखंडन का प्रकार जो होता है वो अलैंगिक जनन का होता है। विखंडन प्रक्रिया में जीव का शरीर दो भागों में विखंडित होकर दो नए जीवों का निर्माण करता है। इसी प्रकार से अमीबा का क्रिएशन होता है। तो यह एक विखंडन प्रक्रिया द्वारा जो है ये जनन होता है, इसमें लैंगिक प्रयोग नहीं होता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए क्वथनांक बढ़ेगा, गलनांक घटेगा, क्वथनांक घटेगा, गलनांक बढ़ेगा, क्वथनांक तथा गलनांक दोनों बढ़ेंगे, क्वथनांक तथा गलनांक दोनों घटेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि क्वथनांक और गलनांक क्या होते हैं। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट और गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, ये दोनों का अंतर क्या आएगा, आइए समझते हैं इसको। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्यों है, आइए जानते हैं। जब जल में जो है नमक मिलाया जाएगा तो उसका जो क्वथनांक है यानी जो उसका खौलने की क्षमता जो 100 डिग्री होती है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं? ऑप्शन है व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन, ध्रुवन। इसका सही उत्तर है ध्रुवन। क्यों है इसका सही उत्तर ध्रुवन, आइए जानते हैं। प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंगें होती है, यानी वह ऐसी तरंगें होती हैं जो संचार के लिए किसी माध्यम की उसको आवश्यकता नहीं होती, वो किसी माध्यम में भी चल सकते हैं, निर्वात में भी गति कर सकते हैं। जबकि ध्वनि जो होते हैं उनके लिए निर्वात में गमन की आवश्यकता नहीं हो पाती है, यानी वो निर्वात में गमन नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य से आने वाले प्रकाश जो है वो निर्वात से होते हुए भी पृथ्वी तक पहुंचते हैं, जबकि ध्वनि नहीं पहुंच सकती, क्योंकि बीच में जो निर्वात क्षेत्र है उसमें वो खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे यदि आप एग्जाम्पल देखेंगे तो ये देख सकते हैं कि ये जो वाल है इस तरफ अगर निर्वात है तो यहाँ से अगर दोनों किरणें गुजरेंगी, ध्वनि की और प्रकाश की, तो निर्वात क्षेत्र में केवल प्रकाश की किरणें गति कर सकेंगी, लेकिन ध्वनि की किरणें जो है वो नहीं जा सकेंगी। तो यानी ध्वनि तरंगे जो हैं वो ध्रुवन के कारण जो है अनुप्रस्थ तरंगे का ही गुण होता है, ये ध्वनि तरंगों में ये गुण नहीं होता है। आते हैं 37वें प्रश्न की ओर। स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, जोसेफ प्राउस्ट, कैवेंडिश। इसका सही उत्तर है जोसेफ प्राउस्ट। ये जोसेफ प्राउस्ट द्वारा जो है नियम दिया गया था कि स्थिर अनुपात का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। यानी किसी तत्व को यदि हम लेते हैं और इसका 1 kg वेट होगा तो इसमें अलग अलग तत्वों का अनुपात जो है एकदम समान होगा। हर बार ये अनुपात उसी अनुपात में होंगे।
तो इसी को कहा गया है कि यदि किसी यौगिक को हम लेते हैं तो किसी भी यौगिक में सभी जो मिले हुए चीज़ हैं उनका अनुपात जो है वो एकदम कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए इसे स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है। यह जोसेफ प्राउस्ट द्वारा दिया गया था। 38वां प्रश्न है, किस अखबार पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? तो आइए जानते हैं। ऑप्शन है भरत मिहिर, सोम प्रकाश, पायनियर, द हिंदू। इसका सही उत्तर है पायनियर। सबसे पहले जानते हैं ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है। तो प्रेसों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी एक अधिनियम जो है 1878 में लाया गया था। उस समय लीटन वायसराय थे। इसके द्वारा हिंदी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था और इसी प्रतिबंध का समर्थन जो है वो इंग्लिश अखबार द पायनियर ने किया था। इसके अलावा इन प्रतिबंधों को कुछ ही वर्षों बाद 1882 में रीपन के समय में रद्द कर दिया गया। हालांकि इसका ये परिणाम निकला कि बहुत सारे हिंदी अखबार बंद हो गए, बहुत सारे हिंदी अखबार के संपादकों पर केस हो गए और उन्हें काफ़ी कड़ी सज़ा भी दी गई। आते हैं 39वें प्रश्न की ओर। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई थी? ऑप्शन कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली। इसका सही उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1775 से 1782 तक हुई थी। इस समय भारत के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि 1782 द्वारा समाप्त हुई थी और इस दौरान जो थे वारेन हेस्टिंग ही थे जिन्होंने मराठाओं को पराजित किया था। उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? ऑप्शन अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। इसका सही उत्तर है जहांगीर। उस्ताद मंसूर जो थे वो जहांगीर के दरबार में रहते थे और एक प्रमुख चित्रकार थे। जहांगीर का शासनकाल जो है वो चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके दरबार में रहने वाले अन्य प्रमुख चित्रकारों में उस्ताद मंसूर, आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर आदि सम्मिलित थे। इसके बाद भी इनके पुत्रों और वंशजों ने जो है इस चित्रकला शैली को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। 41वां प्रश्न है, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य। तो द्वैतवाद का सिद्धांत जो है ये माधवाचार्य के द्वारा दिया गया था। तो अलग अलग जो है सिद्धांत ये वैष्णव धर्म के दौरान काफ़ी चर्चा में रहे थे। इस सिद्धांत के तहत ब्रह्म संप्रदाय के अनुयायी थे और अलग अलग संप्रदायों के संपादक जो है वो निम्न है। द्वैतवाद जो है वो निम्बकाचार्य के द्वारा, विशिष्टा द्वैतवाद जो है वो रामानुजाचार्य के द्वारा एवं अद्वैतवाद जो है वो शंकराचार्य के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 42वां प्रश्न है, दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जिसे एमबीटी या अलग अलग नाम से जानते हैं हम लोग, जैसे स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु आदि कहा गया है, इनके द्वारा एक दूरदर्शी प्लान सोची गई और एक कृषि विभाग की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करना जहां पर कृषि की संभावनाएं हो सकती है और उस क्षेत्र को डेवलप कर कृषि क्षेत्र के रूप में तब्दील करना। लेकिन शुरुआती दौर में ही ऐसे क्षेत्र को चुना गया इनके भ्रष्ट जो दरबारी थे उनके द्वारा, और उस क्षेत्र में जाकर के दीवान कोही की जो व्यवस्था थी वो काफ़ी असफल साबित हुई थी, जिसके कारण इन्हें जो है असफल शासकों में भी गिना जाता है। आते हैं 43वें प्रश्न पर, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1191, 1192, 1193, 1194। तो इसका सही उत्तर है 1194। चंदावर का युद्ध जो है वो मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच हुआ था। इसमें गौरी की जीत हुई थी। गौरी की जो 3 प्रमुख लड़ाइयाँ थी राजपूतों से, उसमें तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर के युद्ध काफ़ी प्रचलित है। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज की विजय हुई थी, जबकि तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी जीता था और पृथ्वीराज की हार हो गई थी। और जयचंद ने जो पृथ्वीराज का सपोर्ट नहीं किया था 1992 में, उनकी मृत्यु जो है 1194 के युद्ध में हुई, जिसे चंदावर का युद्ध कहा जाता है। आते हैं 44वें प्रश्न की ओर, लोहार वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि लोहार वंश जो था वो कश्मीर का एक प्रमुख वंश था और इस वंश की स्थापना जो है वो संग्राम राज के द्वारा की गई थी। तो कश्मीर के क्षेत्र में उत्पल वंश के बाद जो है एक नया वंश आया था जिसे लोहार वंश कहा जाता है। लोहार वंश का संस्थापक जो था वो संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद जो है
अनंत इस वंश का राजा बना। हालांकि ये बहुत ही प्रचलित वंश नहीं रहा, लेकिन मध्यकालीन भारतीय इतिहास के शुरुआती दौर में कश्मीर के क्षेत्रों में इन्हीं वंशों का शासन रहा था। 45वां प्रश्न है, किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तो सबसे पहले जान लीजिए बिंदुसार कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और मौर्य वंश के एक प्रमुख शासक थे। इनको विजेता बनाने वाले जो विद्वान थे उनका नाम है तारानाथ, जो कि तिब्बत से आए थे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था जो 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। तारानाथ ने बिंदुसार को जो है 16 राज्यों का विजेता जो है बताया था। ये तिब्बत से आया था और कहा जाता है कि भारत में जो सबसे विशाल साम्राज्य जो है वो मौर्यों द्वारा ही स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया और उसे विस्तृत करने का काम जो है वो बिंदुसार ने किया था, और फिर जो कलिंग क्षेत्र जो बचा हुआ था उसे जीत करके साम्राज्य में मिला करके अशोक ने इसे परिपूर्ण कर दिया था। 46वां प्रश्न है, किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस, नेक्रोसिस, न्यूट्रोफिलिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है नेक्रोसिस। जब कोई चोट लगती है या कोई जख्म होता है या किसी रोग के कारण आपके जीवित शरीर के अंदर कोई ऊतक या कोशिका मृत हो जाता है तो उसे निक्रोसिस कहा जाता है। यह बायोलॉजी से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों को दर्शाता है? ऑप्शन है XX, ऑप्शन बी XY, ऑप्शन सी YY, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आपको पता होगा कि इसका सही उत्तर है XY। पुरुषों में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो XY क्रोमोसोम होते हैं। मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 जोड़ों में बने होते हैं। इसमें से 22 जोड़े जो है ऑटोसोम होते हैं तथा एक जोड़ा जो है 23वां लिंग गुणसूत्र के रूप में जाना जाता है। पुरुषों में जो है 23वां जो गुणसूत्र होता है वो XY होता है, जबकि महिलाओं में ये 23वां गुणसूत्र XX होता है। ये एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे फिगर आपको देखने को मिल रहा है। आते हैं 48वें प्रश्न की ओर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? ऑप्शन है विकिरणीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, बी तथा सी दोनों। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसके थ्रू जो है पौधे भोजन बनाते हैं, और इस भोजन बनाने की प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश यानी सौर ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है यह ऊर्जा का परिवर्तन जो है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। आते हैं 49वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि वह ऊर्जा स्रोत जिसका क्षय नहीं हो सकता है वो अक्षय ऊर्जा कहलाते हैं। क्षय से तात्पर्य वैसे ऊर्जा स्रोत जो कभी समाप्त ही नहीं होंगे, उसको हम लोग अक्षय ऊर्जा कहेंगे। पवन ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा। जल विद्युत ऊर्जा स्पेशली लघु जल विद्युत कहा जाता है, यह भी समाप्त होने की श्रेणी में नहीं माना जाता है। बायोगैस ऊर्जा भी समाप्त होने वाले श्रेणी में नहीं माना जाता है, जबकि परमाणु ऊर्जा जमीन से प्राप्त होने वाले ईंधन पर आधारित होता है, जिसके कारण इसे समाप्य ईंधन के रूप में जाना जाता है। यानी ये कभी न कभी समाप्त होगा, इसलिए इसे नवीकरणीय ऊर्जा नहीं माना जाता है। तो परमाणु ऊर्जा उपरोक्त उदाहरणों में जो है वो समाप्य ऊर्जा है, यानी नवीकरणीय ऊर्जा की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसके अलावा जो नवीकरणीय ऊर्जा की श्रेणी में आते हैं तो मुख्य रूप से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास, जैव ईंधन आदि इसके श्रेणी में आते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है कि ऊर्जा के क्षेत्र में जो योगदान है अक्षय ऊर्जा का वो 24% है। तो एक पहले सेट में हम लोगों ने एक प्रश्न देखा होगा कि ऊर्जा का योगदान जो है वो 21% था। तो यहाँ ध्यान दे देंगे आप लोग कि 2018 के आंकड़ों के अनुसार अक्षय ऊर्जा का प्रतिशत जो था वो 21% था। 2021 में अभी हाल ही के आंकड़ों के अनुसार ये बढ़ करके 24% हो गया है। तो इसे जरूर याद कर लेंगे, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो स्तनपायी जंतु के क्रम में ऑप्शन है शार्क, चूहा, चमगादड़, सभी। तो चूहा और चमगादड़ जो है ये स्तनधारी की श्रेणी में आते हैं, जबकि शार्क जो है मछली के श्रेणी में आता है। तो गाय हो, चमगादड़, चूहा आदि स्तनपायी जातियों में शामिल है, जबकि शार्क जो है वो मत्स्य वर्ग का एक प्राणी माना जाता है। तो ये था हमारा 50वां और आखिरी प्रश्न,